नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी की, और उसमें जो हमने चैप्टर शुरू किए थे वो था एनिमल फिजियोलॉजी, और उस एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर 18 जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उस पर ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप जाइए और उनको वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आप जो इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स बचे हैं, 3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन। हम हार्ट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उसका सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं, हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और ब्लड ग्रुप के बारे में, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, या चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन देखिए कि कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी बोर्ड पर बनाकर ऑलरेडी लिखे हुए हैं जस्ट टू सेव टाइम, और ये जब पूरा बन जाएगा तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप नोट्स उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दूंगा। देखिए डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। सर्कुलेटरी पाथवे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कैसा, हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, और मैमल्स में भी सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो कैसा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इसका एक मैंने ये रफली आउटलाइन बनाया है, इसका जो डिटेल्ड डायग्राम है ऑलरेडी मैंने वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये हमारे 2 लंग्स हैं और ये हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, ये मैंने आउटलाइन ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रखा है। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ और हार्ट से वापस बॉडी पार्ट्स की तरफ किस तरीके से फ्लो होता है, उस पूरे सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन का मतलब यह है कि एक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है। कितनी बार? 2 बार होकर ब्लड जो हार्ट के थ्रू गुजरता है। कैसे गुजरता है उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उससे पहले ये हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरीके का होता है, ओपन और क्लोज्ड। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो जो स्पेसिफिक वेसल्स हैं, जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, आर्टरी और वेन्स, उनके थ्रू फ्लो होता है। चाहे वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाए या बॉडी से पार्ट से कलेक्ट होकर वापस हार्ट की तरफ आए, इट फ्लोज थ्रू स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स कॉल्ड स्पेसिफिक वेसल्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। और वो कितनी होती है? 2 तरीके की होती हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए लिखा रखा हुआ है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरी क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को पंप करती हैं। कहाँ करती हैं? बॉडी पार्ट्स की तरफ, जिसमें जो ब्लड कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है। इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, प्योरीफाइड ब्लड होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। और जो वेन्स होती हैं वो पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं। इम्प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो वो बॉडी पार्ट से कलेक्ट होकर किनके थ्रू हार्ट में आता है? वो वेन्स के थ्रू हार्ट में आता है। तो आर्टरीज और वेन्स। अच्छा, उससे पहले हम बात करेंगे जो आर्टरीज और वेन्स दोनों ही हैं, उनका अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें, उनका अगर हम एक क्रॉस सेक्शन काट के देखें कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आर्टरी है, इसका एक हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स दोनों की दोनों, आर्टरीज और वेन्स दोनों ही 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। कितनी लेयर्स से मिलकर बनी है? 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। 3 लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। पहली जो लेयर है, जो सबसे अंदर की तरफ है, उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। क्या नाम है? ट्यूनिका इंटीमा। जो किन से स्क्वेमस एंडोथेलियम की लेयर होती है, स्क्वेमस सेल्स होती है उसमें। दूसरा है ट्यूनिका मीडिया, जो कि मिडिल लेयर होती है। उस मिडिल लेयर में क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स। मसल्स का क्या काम है? जब आर्टरीज से ब्लड या वेन से ब्लड फ्लो होता है तो आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे की तरफ फ्लो होता है। और जो सबसे बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका कॉमन है, याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इंटीमा अंदर की तरफ है, सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर है। मीडिया का मतलब मीडियम बीच में है, और एक्सटर्ना का मतलब बाहर है। जो अंदर वाली लेयर है वो स्क्वेमस एंडोथेलियल लेयर है। जो बीच वाली है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी है, कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। और
जो ट्यूनिका एक्सटर्नल यानी कि जो सबसे बाहर की लेयर है दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फर्क क्या है, आर्टरीज और वेन्स में लेयर्स तो कॉमन है, लेकिन जो आर्टरीज के बीच में जो तीनों लेयर्स के अंदर जो सबसे जिनमें एक्चुअली ब्लड फ्लो होता है उस खाली जगह को बोलते हैं क्या, ल्यूमेन। LUMEN, ल्यूमेन। और वेन्स का भी स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही है। इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है इसका, और बाकी के 3 लेयर्स हैं, इसमें ल्यूमेन थोड़ा सा बड़ा होता है। ये आर्टरी है, ये वेन है, ल्यूमेन थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये इसका ल्यूमेन है। आर्टरीज की वॉल थोड़ी सी थिक होती हैं, और वेन्स की वॉल थोड़ी सी थिन होती हैं। उसका रीजन ये है कि आर्टरीज से ब्लड फ्लो होता है हार्ट से बॉडी की तरफ, आर्टरीज के थ्रू होता है, उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती है थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। और जो वेन्स हैं उनमें क्या है कि ब्लड का फ्लो है जो, और उनका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा आर्टरीज के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो उनकी जो ल्यूमेन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली इनके। तो ये 3 लेयर्स हो गई, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स के नाम हो गए। तीनों लेयर्स के नाम मैंने लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आर्टरी है, ये वेन है, ये अलग अलग लेयर्स मैंने दिखाई नहीं है, नाम लिख दिए जिनको आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये लंग्स है, ये लंग्स के 2 मैंने लेफ्ट और राइट लंग्स बनाए हैं। ये हमारा 4th चैम्बर हार्ट है, RA का मतलब है राइट एट्रियम, LA का मतलब है लेफ्ट एट्रियम, RV का मतलब है राइट वेंट्रिकल, LV का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस डायग्राम को हम कैसे देखेंगे, इस तरीके से। और ये नीचे मैंने टिश्यूज बनाए हैं, बॉडी, क्योंकि ये ब्लड कहाँ जाता है अल्टीमेटली बॉडी पार्ट्स किन से मिलकर बने हैं, टिश्यूज से मिलकर बने हैं। टिश्यूज किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट हुआ किनके थ्रू, वेन्स के थ्रू। मैं सारे वेन्स नहीं दिखाऊंगा, केवल एक लाइन से आपको एक ब्लड वेसल बना के दिखाऊंगा ताकि डायग्राम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बॉडी से ये ब्लड कलेक्ट हुआ, टिश्यू से ब्लड कलेक्ट हुआ, और ये ब्लड वेसल जो है ये कौन सी ब्लड वेसल है जो बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ला रही है, इसको बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं, वेना केवा। ये किस तरीके का ब्लड लेकर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां लेकर आएगी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहां फ्लो हो जाएगा, इन फ्लैप्स के माध्यम से ब्लड नीचे गया कहां, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इनको पंप कर देगा बाहर की तरफ, और वो कहां जाएंगे, लंग्स की तरफ। किस लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कार्डियक साइकिल में। तो यहां से मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, इसको यहां से दिखा देते हैं, ये अंदर से आ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स की तरफ लेकर जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं नाम पूरे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर डायग्राम बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये पल्मोनरी आर्टरी है, कैसा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया, पूरी बॉडी से कलेक्ट होके किसके थ्रू, वेना केवा। वेना केवा किन से मिलकर बनी होती है, वेन से मिलकर बनी होती है। देखिए, जब टिश्यू लेवल पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 इधर डिफ्यूज हो गई, ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज हो गई, ये CO2 है, इसमें ऑक्सीजन आ गई, तो किनके थ्रू होता है, जब ये वेन्स एक्चुअली टिश्यू में एंटर करती हैं, दे डिवाइड देमसेल्व्स इनटू वेरी फाइन कैपिलरीज। बहुत फाइन कैपिलरीज में यहाँ पर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट होकर फिर वो वेन्यूल्स में जाता है, वेन्यूल्स से वेन्स में जाता है, फिर वेन्स कलेक्ट होती हैं, वो वेना केवा। वेना केवा दो पार्ट है उसके, 2 तरीके की होती है, सुपीरियर जो लंग से हार्ट से ऊपर के पार्ट से ब्लड लेकर आ रही है, और इंफीरियर जो हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेकर आ रही है। तो मैंने इंफीरियर सुपीरियर को अलग अलग नहीं दिखाया,
केवल उसको एक ही नाम दिया वेना केवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स की तरफ गया, कहां, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन, CO2 डिफ्यूजन आउट। अब ये ब्लड कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। ये ब्लड की कैपिलरीज है, ये ब्लड की क्या है, कैपिलरीज है। यहां से ब्लड प्योरीफाई हो गया। फिर इन ब्लड को कौन वापस लेकर आ लंग से, जो ब्लड प्योरीफाइड है, जो वेसल्स वापस लेकर आ रही है लंग से, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जब हार्ट से एक प्योर ब्लड लंग्स की तरफ जाता है तो उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और जब लंग से वापस हार्ट में ब्लड आता है तो उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं, जिस वेसल्स के थ्रू वापस आता है। अब ये ब्लड लेकर कहां है, किस चैम्बर में आएगी, ये लेफ्ट वाले एट्रियम में जाकर ब्लड को रिलीज कर देंगी। वहां से ब्लड कहां आया, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से फिर कहां निकला, बाहर की तरफ निकला, और जिस वेसल के थ्रू बाहर निकला उसको बोलते हैं डॉर्सल एरोटा। क्या बोलते हैं, डॉर्सल एरोटा। ये क्या है, डॉर्सल एरोटा। और डॉर्सल एरोटा ये प्योर ब्लड लेके कहां जा रही है, बॉडी पार्ट्स की तरफ, और बॉडी पार्ट्स का हमने ऑलरेडी यहाँ पर टिश्यूज के माध्यम से दिखाया हुआ है। ये यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोबारा से हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन और CO2 डिफ्यूजन आउट। ऑलराइट, यहाँ से CO2 कलेक्ट हो गई। और ये तो इस तरीके से आप देखते हैं, इसको डबल सर्कुलेशन नाम इसलिए दिया है कि आप इस पूरे डायग्राम को देखें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें हार्ट में ब्लड कितनी बार आया, 2 बार। एक बार बॉडी पार्ट से कलेक्ट हुआ, हार्ट में आया, हार्ट से वापस लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस आया, हार्ट में गया, हार्ट से फिर ऊपर वाले से नीचे वाले चैम्बर में गया, और फिर नीचे वाले चैम्बर में ब्लड को पंप आउट किया, फिर वो बॉडी पार्ट्स की तरफ चला गया। तो इस तरीके से ये ब्लड हार्ट में कितनी बार सर्कुलेट होता है, 2 बार, एक साइकिल में 2 बार। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब देखिए डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट हैं। ये हार्ट से ऊपर एक सर्कुलेशन हो रहा है और हार्ट से नीचे एक सर्कुलेशन हो रहा है। जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि हार्ट से लंग्स की तरफ जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मींस लंग्स। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है हार्ट टू से कहा लंग्स, जो ऊपर वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी पाथवे है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये कहां से हो रहा है, हार्ट से किसकी तरफ, बॉडी की तरफ, पार्ट्स की तरफ। तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। आप इस पूरे स्क्रीन का पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट के आधार पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसके आधार पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद अभी 3 छोटे छोटे टॉपिक्स और रह गए हैं, जिसमें एक तो लिम्फ रह गया है अभी, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हमारी जो हार्ट बीट है वो एक्चुअली रेगुलेट कैसे होती है। देखिए तो आपने पढ़ा होगा और आप समझ भी गए होंगे, इतना आपने जितना भी स्टडी किया है 11th क्लास की बायोलॉजी को, इतना तो आप पढ़ा ही होगा आपने कि हमारा जो हार्ट है इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर। ये हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं होता है। और हार्ट जो हमारा किन मसल से मिलकर बना होता है, जो स्पेसिफिक मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड होती है, यानी कि हमारे विल पावर पर इनका, हमारा इस हार्ट बीट पर सीधा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दे आर, हार्ट इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। और ये कैसा कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड एक ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली लगातार बिना रुके बिना थके लगातार हार्ट बीट करता है। जैसे इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारा हार्ट बीट बोल दे कि अरे चलो भाई बहुत थक गया हूँ, चलो मैं 1 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ, या मैं 2 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद अपना काम करता रहूँगा, इट डजंट कंप्लेन। ये कभी कंप्लेन करता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर ये रुक जाएगा तो फिर उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। तो हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है,
स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना हुआ है, जो उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, स्पेशलाइज्ड मसल से मिलकर बना हुआ कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और ऑटो एक्साइटेड है, इसमें जो एक्साइटेशन होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इतना, वो ऑटो एक्साइटेशन होता है, ऑटोमेटिकली एक्साइट होता है और ऑटोमेटिकली ये एक रिथमिक फैशन में चलता रहता है। एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनोमिक यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ये आपने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं वो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, जो सिंपैथेटिक हैं वो एक्टिविटीज को बढ़ा देती हैं, ये हार्ट बीट को बढ़ा देती हैं, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देती हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज करती हैं, और जो दूसरा नर्व का सेट है पैरासिम्पैथेटिक, वो हार्ट बीट को डिक्रीज कर देती है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता रहा हूँ ताकि आपको ये जब मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाए। एक तो हार्ट हमारा कैसा है, मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेड है, यानी कि इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर, इट इज कंट्रोल्ड बाय कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स को उनकी एक्टिविटीज, रिदमिक एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स का काम क्या है कि हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट को डिक्रीज कर देते हैं। और जो नर्व्स इन हार्ट बीट का सिग्नल, उसको कैसे फंक्शन करना है, उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लाने और ले जाने का काम जो नर्व करती है वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारे जो क्रेनियल नर्व के 10वीं नर्व है, याद रखेंगे 10th नर्व जो है वो है वेगस नर्व, और सबसे बड़ी नर्व भी यही है। तो हार्ट बीट को जो कंट्रोल करती है वो कौन कंट्रोल करती है, वेगस नर्व। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। हमारे ब्रेन का जो पार्ट जिसमें कार्डियक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर होता है, यानी जिसको बोलते हैं कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर, वो कार्डियक सेंटर ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, वहां पर सिचुएटेड होता है। हमारा जो कार्डियक सेंटर है, यानी कि जो हार्ट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला जो रिदमिक सेंटर है, वो ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में सिचुएटेड होता है। उस पार्ट को बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, और वहीं से क्रेनियल, ये 10वीं वाली क्रेनियल नर्व निकलती है। हमने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इस कार्डियक सेंटर के दो पार्ट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। ऊपर वाला देखिए मैंने 2 पार्ट बनाए, ये पूरा ब्रेन का हिस्सा है, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का वो पार्ट है जहां पर ये कार्डियक सेंटर सिचुएटेड है। आप चाहे तो उसको 2 कलर से डायग्राम बना सकते हैं। ये ब्रेन है, ये जो मैंने आउटलाइन बनाई ये ब्रेन है, ये कार्डियक सेंटर है। इस कार्डियक सेंटर के 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कार्डियो इनहिबिटर होता है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, स्लो डाउन करना या रोकना, उसको इनहिबिट करना। और उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कार्डियो एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब आप समझते होंगे, एक्सेलरेट करना, स्पीड को बढ़ाना। जैसे गाड़ी में, बाइक में एक्सेलरेटर होता है, कार में एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर का मतलब है बढ़ाना, और इनहिबिटर का मतलब काम क्या है, उसको इनहिबिट करना, रोकना। तो ऊपर वाला कार्डियो इनहिबिटर है जो हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है, नीचे वाला कार्डियो एक्सेलरेटर है जो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। अब यहां से देखिए, जो कार्डियो इनहिबिटर है वहां से एक नर्व्स का सेट निकला, जो हमारा ह्यूमन हार्ट में जो ऊपर वाला चैम्बर है जिसको बोलते हैं राइट साइड में राइट एट्रियम, इसको मैंने आर लिखा है, ये लेफ्ट है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर एक नोड होता है, इसको क्या बोलते थे, एवी नोड या एसए नोड, एसए नोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसए नोड है, ये एसए नोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, एसए नोड है, इसको पेसमेकर भी बोलते हैं। तो इंपल्स कार्डियो एक्सेलरेटर ने इसको एक इंपल्स दिया, और वो इंपल्स की वजह से हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एकदम से एक्टिविटीज शुरू हो गई। दूसरा जो नर्व का सेट है कार्डियो इनहिबिटर, जो कि ऊपर वाले पार्ट से निकलता है, वो भी ऐसे नोड पर आकर जाके खुलता है। तो इनका काम क्या है, देखिए मैंने पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि सिम्पैथेटिक जो है नर्व्स वो हार्ट बीट को इंक्रीज करती है। तो सिम्पैथेटिक कहां से निकल रही है, एक इस वाले पार्ट से, दूसरी इस वाले पार्ट से, ऑलराइट। और
जो कार्डियो एक्सीलरेटर है उनसे जो जो नर्व्स की साइड निकल रहे हैं उनको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिंपैथेटिक नर्व हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है। तो ये जो नर्व्स कहाँ निकल रही है, कार्डियो एक्सीलरेटर इस वाले पार्ट से, क्योंकि ये हार्ट बीट को एक्सीलरेट कर रही है, और जो हार्ट बीट को स्लो डाउन कर रही है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व वो किस वाले पार्ट से निकल रही है, कार्डियक सेंटर से ऊपर वाले पार्ट से, जिसका नाम है कार्डियो इनहिबिटर। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है, हार्ट बीट को इनहिबिट करती है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना भी बनाए तो इसमें चार चीजें याद रखिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा जहां पर कार्डियक सेंटर सिचुएटेड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, कार्डियो इनहिबिटर, कार्डियो एक्सीलरेटर। इनहिबिटर का काम है उसको इनहिबिट करना, हार्ट बीट को स्लो डाउन करना। एक्सीलरेटर का काम है उसको एक्सीलरेट करना। एक पार्ट ऊपर है, दूसरा पार्ट नीचे है। जो ऊपर वाला पार्ट है उससे जो नर्व्स निकली है वो पैरासिम्पैथेटिक है, जो कि हार्ट बीट को डिक्रीज कर देती है। जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि एक्सीलरेटर, उससे जो दो नर्व्स निकल रही है वो सिंपैथेटिक नर्व है, जो कि हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है। और ये चारों नर्व्स आगे कहाँ बोलती है, जो राइट वाला ऑरिकल है उसके उसमें जो एसए नोड है वो वहां पर जाकर वहां से इंपल्स को जनरेट करने में हेल्प करती है। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे जैसे मैंने बोला है उसके आप नोट्स बना लीजिए, उसको एक्सप्लेन कर लीजिए, और आप एग्जाम में अगर इतना लिख के आएंगे, आई एम 100% श्योर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम अगर चाहें तो आप कलरफुल बना सकते हैं, और उसको जैसे जैसे मैंने बोला है उसको पॉइंट वाइज पॉइंट आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट, आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट आपको पसंद आया है, आपको लगता है कि इसमें कुछ अभी और भी कमियां हैं, इसको और किसी तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, या कुछ और ऐसी चीज़ें जो इसमें अभी और ऐड की जा सकती है, तो वो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। सामान्य भाषा में इसको ईसीजी बोलते हैं। बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते आपके जो बुक में टॉपिक दिया हुआ है, इस चैप्टर में जो टॉपिक दिया है उसकी थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। ईसीजी के बारे में नाम तो सभी को आपको पता होगा, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ से ही क्लियर है, ये बेसिकली जो हमारी कार्डियक साइकिल है, यानी कि हार्ट बीट के दौरान कौन जो एक्टिविटीज होती हैं, हम पिछले वीडियोस में ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्डियक साइकिल के दौरान कौन कौन से एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर एक्सपेंड करते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, और डायस्टोल का मतलब होता है एक्सपेंड होना या रिलैक्स होना। तो एक कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। किस तरीके से जो एट्रियम का ऊपर वाला पोर्शन है उस पर एक पेस मेकर जिसको हम बोलते थे, इसको एवी नोड बोलते थे। एस नोड, साइनो एरिकुलर नोड, एस नोड इसको बोलते थे पेस मेकर। इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 70 मिली वोल्ट के लगभग बराबर होता है। कितना होता है, 70 मिली वोल्ट। और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होता है वो किस तरह से वेंट्रिकल की तरफ पास होता है, और वेंट्रिकल किस तरह से एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होने के बाद जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो ब्लड किस तरीके से पंप आउट हो जाता है। तो उस कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज मशीन के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है और एक ग्राफ तैयार किया जाता है। दैट ग्राफ इज कॉल्ड ईसी। उस मशीन को उस ग्राफ को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो मशीन ये सब कुछ मॉनिटर करती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसको दोबारा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, और मैं कुछ ये चीजें आपके लिए ऑलरेडी लिख कर रखी है, उसको मैं समझा देता हूँ। ये एक नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। तो हमारा जो कार्डियक साइकिल है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है 1 मिनट में और लगभग 70 से 75 टाइम्स बीट करता है। तो उसका अगर एवरेज निकालें तो उसको कितना आता है, 72 पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। और 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स।
तो ये कार्डिक साइकिल कितना हो गया 0.8 सेकंड का। ये 0.8 सेकंड का है 72 डिवाइडेड बाय 60, 72 बार बीट करता है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो एक कार्डिक साइकिल कितना हो गया लगभग 0.8 सेकंड का। एक कार्डिक साइकिल कितना होता है 0.8 सेकंड का। कार्डिक आउटपुट की बात करते हैं। कार्डिक आउटपुट, ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, एक नंबर पूछा था कार्डिक आउटपुट क्या होता है। देखिए हमारा हार्ट एक बार में, हमारे हार्ट में जो वेंट्रिकल है वन टाइम में एक बार में 70 ml ब्लड को हार्ट से पंप आउट कर देते हैं। तो जितना वो ब्लड पंप आउट वेंट्रिकल एक बार में करता था उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय अ वेंट्रिकल इन अ कार्डिक साइकिल, कि एक कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकल एक बार में कितना ब्लड पंप आउट करता है उसको बोलते हैं क्या स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml। यानी हमारा वेंट्रिकल एक बार में एक कार्डिक साइकिल में 70 ml ब्लड को पंप आउट करता है। और हमारा हार्ट कितनी बार बीट होता है एवरेज 72 टाइम्स। तो 70 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग कितना ब्लड एक मिनट में पंप आउट हो जाता है 5000 ml विच इज इक्वल टू 5 लीटर, लगभग 5 लीटर के बराबर। तो जितना ब्लड एक मिनट में हार्ट पंप आउट कर देता है, जितना पूरा ब्लड पंप आउट कर देता है उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। तो तीन चीजें हो गई, कार्डिक साइकिल पूछा है एक नंबर में, कार्डिक आउटपुट पूछा है या स्ट्रोक वॉल्यूम पूछा है। एक एक नंबर का ये आपके क्वेश्चन तीन आपके तैयार हो गए। ईसीजी के बारे में पूछा है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ईसीजी और उस मशीन को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होती है, देखी होगी आपने कभी अगर आपको हॉस्पिटल जाने का मौका मिला हो। अच्छा होता क्या है, वो मशीन में एक मॉनिटर लगा होता है, उस मॉनिटर में बहुत सारी आपने देखा होगा बहुत सारी लीड्स होती हैं और उन लीड्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अटैच कर दिया जाता है। तो दो लीड्स जो होती हैं वो तो रिस्ट में लगाई जाती है यहाँ पर और यहाँ पर, और एक एंकल में लगाई जाती है। उसके अलावा बहुत सारी लीड्स होती हैं, आपने देखा होगा चेस्ट में लगाई, चेस्ट के डिफरेंट पार्ट है उनमें लगाई जाती है। तो उनमें क्या होता है, जो कार्डियक साइकिल में हार्ट में जो एक्टिविटीज हैं, और एक्टिविटीज क्या होती हैं, या तो सिस्टोल होता है डायस्टोल होता है। सिस्टोल क्या है कॉन्ट्रैक्शन है, और डायस्टोल क्या है एक्सपेंशन यानी कि रिलैक्सेशन है। तो उन दौरान जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है उसको वो मशीन एक ग्राफ के रूप में तैयार करती है। वो देखते हैं क्लास में बड़ी सी पर्ची बाहर निकल के आती है जिसमें कुछ इस तरीके का ग्राफ बना होता है। और वो ग्राफ क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये मशीन का एक जो मैंने जैसे बताया, जैसे एक लंबी सी पर्ची बाहर निकलती है उस तरह उसमें कुछ इस तरीके से आप इंडिकेशन देखते हो, इस तरीके का ग्राफ निकल के बाहर आता है जिसमें कुछ इस तरीके के ट्रायंगल बने होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे डोम शेप बने होते हैं। ये है क्या बेसिकली इसको समझिए। इस ग्राफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, पहले इसको समझिए T P Q R S T। ये जो P देख रहे हैं आप, ये बेसिकली जब एट्रियम सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल है। सिस्टोल मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है कहां से, ऐसे नोड से। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है तो एट्रिया थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड कहां पास होता है, नीचे वाले वेंट्रिकल में। तो हमें यहां पर कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई पड़ता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ऑलराइट, उसके बाद आप देखते हैं कि ग्राफ ये ट्रायंगल से बनता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q है, पीक पॉइंट R है और फिर इसका लोएस्ट पॉइंट S है, Q R S। ये जो आप इतना ये ट्रायंगल देख रहे हैं इतना ऊंचा, ये बेसिकली क्या है, ये जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल है। ये वेंट्रिकल सिस्टोल है which is represented by a triangle called QRS।
अब उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स खत्म हो जाता है तो वेंट्रिकल धीरे धीरे क्या होता है, रिलैक्स और एक्सपेंड होना शुरू होते हैं और उसके बाद एक इस तरह की हमें सीधी लाइन दिखाई पड़ती है और इसके बाद हमें एक और इस तरीके का एक डोम शेप्ड हमें ग्राफ एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम पॉइंट टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पॉइंट टी का ये बेसिकली क्या है, ये एट्रियम का डायस्टोल है। ये जब एट्रियम जो है वापस रिलैक्सेशन मोड में आते हैं, एट्रियम डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ एसओ नोड में, एसओ नोड से कहा गया एवी नोड में। तो यहां पर हमें ये पॉइंट दिखाई पड़ता है उसको हम पी बोलेंगे, ये एट्रियम का सिस्टोल है। उसके बाद ये क्यू आर एस, ये वेंट्रिकल का सिस्टोल। जब दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का पॉइंट नजर आता है जो कि एक ट्रायंगल के रूप में है। स्टार्टिंग पॉइंट क्यू है, पीक पॉइंट आर है, फिर इसका लोएस्ट पॉइंट एस है। उसके बाद जब वेंट्रिकल वापस अपने रिलैक्सेशन मोड में आते हैं तो हमें इस तरीके का दिखाई पड़ता है जो कि ग्राफ में कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं टी। तो एक पूरा का पूरा एक कार्डियक साइकिल में हमें जो पूरा कॉम्प्लेक्स नजर आता है वो होता है पी क्यू आर एस टी, जिसमें तीन चीजें हैं, एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकल सिस्टोल है, फिर एट्रियल डायस्टोल है। ये उस ग्राफ का सिर्फ एक पार्ट है। और हार्ट, अगर हमारे हार्ट में किसी तरीके का कोई इन कार्डियक एक्टिविटीज में, इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स में किसी भी तरीके का कोई डेविएशन नहीं है तो ये जितने भी मिनट के लिए हमने वो मशीन लगाकर देखी है तो ये ग्राफ हमें बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाया जाता है, देखा जाता है कि 1 मिनट के लिए उसमें कितने ग्राफ बने और उस ग्राफ में समानताएं कितनी हैं। जो इस तरीके का ग्राफ बना वो बिल्कुल एक जैसा है, या इसमें इस जो पूरा ये बन रहा है, पूरा ये सिस्टम बन रहा है, इसमें किसी भी तरीके का कोई अगर डेविएशन है, किसी भी तरीके का कोई डेविएशन है, कोई लाइन ऊपर जा रही है, कोई लाइन नीचे जा रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि कार्डियक साइकिल में हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो उस प्रॉब्लम की को वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसी हिसाब से फिर उसको डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मैंने बता दिया, मशीन के 3 पार्ट होते हैं, सामने एक मॉनिटर लगा होता है। ये पी क्यू आर एस टी, ये कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या 3 चीजें होती है मैंने आपको ये समझा दिया। आपको मैंने कार्डियक साइकिल बताया, कार्डियक आउटपुट बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम बताया। इसके आधार पर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई एम श्योर कि अब आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और उसके बाद आप इसके ऊपर अपने नोट्स खुद ही बना सकते हैं।